तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले 24 घंटे में दो चीज़ें हुई बड़ी, उसी जंतर मंतर को लेकर, जो जंतर मंतर इस वक्त पूरे देश की निगाहों में है, बल्कि दुनिया की। क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स, छात्र, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग और अलग अलग शहरों के, अलग अलग पेशे के, अलग अलग धर्मों के, जातियों के वहाँ पहुँच रहे हैं। क्यों? छात्रों का साथ देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। पिछले काफ़ी वक्त से जंतर मंतर पर यह धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जारी है। अचानक एक खबर आई कि इसी जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे करीब 20 दिन तो होने वाले थे जब उठाया गया, और 26वां दिन था शायद, समाज सेवी सोनम वांगचुक, जिन्हें 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस ने डॉक्टरों का भेष बनाकर जंतर मंतर पर पहुंचकर उन्हें जबरन उठाया, एम्बुलेंस में बिठाया और सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। बाद में उनकी वाइफ ने कंप्लेंट की, मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, फैमिली जिस चाहे तो सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में ले जा सकती है, और उसके बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया अस्पताल में। सोनम वांगचुक उसके बाद से मेदांता हॉस्पिटल में है। अचानक एक तस्वीर आई और एक खबर आई और एक बयान आया। इस वक्त जो मेरे हाथ में ये स्टेटमेंट है, ये सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट है, उन्होंने ये जारी किया है। इसमें जो कुछ लिखा गया है वो ये है कि सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल खत्म कर दी उसी मेदांता हॉस्पिटल में। और जब उन्होंने ये भूख हड़ताल खत्म की तब उनके साथ सरकार के दो लोग थे, एक सीनियर लीडर जेपी नड्डा और दूसरा जितेंद्र सिंह। इन दोनों की मौजूदगी में आमरण अनशन खत्म हुआ और कुछ लद्दाख के भी लोग थे, कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ थे। फिर सोनम वांगचुक ने यह बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि उनसे मिलने करीब 65 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे। उसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आए। उन्होंने कहा कि आपकी जान बहुत कीमती, और मुझे भी लगा क्योंकि मुझे बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करना है आगे। तो मैंने उनसे दो बातें कही थी। एक ये कि नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होने के बाद जिन बच्चों की जानें गई, करीब 20 बच्चे जिनकी मौत हुई, उनके फैमिली को उचित मुआवजा दिया जाए। और दूसरा, 20 जुलाई को जो संसद भवन के बाहर संसद मार्च निकालने के दौरान प्रोटेस्टर्स के साथ जो मारपीट हुई और जो कुछ हुआ, और उसमें क्रॉस FIR भी हुआ, तो जो बच्चों के खिलाफ या छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उसमें किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। सोनम वांगचुक के हिसाब से सरकार के दोनों नुमाइंदों ने उन्हें भरोसा दिया, आश्वासन दिया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की एजुकेशन पॉलिसी को, शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए संसद में एक अच्छा कानून लाया जाए। तो सोनम वांगचुक के हिसाब से सरकार ने उन्हें भरोसा दिया कि उचित मुआवजा भी देंगे, बच्चों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और संसद में शिक्षा नीति को लेकर एक मजबूत कानून आएगा। और इसी भरोसे के बाद उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया उसी हॉस्पिटल में। और ये तस्वीर उसी वक्त की है जब सोनम वांगचुक अपना आमरण अनशन तोड़ रहे हैं। अब इसी के बाद एक सवाल अचानक तैरा, वो ये कि सोनम वांगचुक ने जब अपना आमरण अनशन तोड़ा तब एक भी प्रोटेस्टर या कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा या स्टूडेंट साथ नहीं था, बल्कि सरकार के दो नुमाइंदे थे, और हॉस्पिटल में तोड़ा। तो फिर ये सवाल आया कि अगर आमरण अनशन तोड़ना था तो या तो स्टूडेंट्स या CJP के नुमाइंदे या स्टूडेंट्स वहाँ पर होने चाहिए थे, वो तोड़वाते तो ज़्यादा बेहतर मैसेज आता, या वो जंतर मंतर पर आकर तोड़ते। हालांकि पता नहीं डॉक्टर उनको सलाह देते भी कि नहीं वापस अभी हॉस्पिटल से बाहर निकलने की। और तीसरा ये कि जो उन्होंने आश्वासन वाला लेटर जारी किया उसमें जो मेन मुद्दा है, जिस पर पिछले महीने भर से पूरे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी एक ही मांग है शुरू से, पहले दिन से, और वो है एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के, उनके रिजिग्नेशन के लिए। लेकिन सोनम वांगचुक के लेटर में उसका कहीं जिक्र नहीं है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इस पर कोई बात नहीं हुई। तो बहुत सारे लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब इस पर आज जंतर मंतर पे बहुत सारी बातें हुई, इसको लेकर सवाल उठे कि ऐसा क्यों हुआ।
हालांकि जो सीजेपी के फाउंडर मेंबर अभिजीत दीप के, उन्होंने शुक्रिया कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुश हैं कि उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया, क्योंकि उनकी सेहत का हर एक को ख्याल था। उन्होंने ज़्यादा उसके बाद कुछ कहा नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कही कि आंदोलन न उनका है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी का, न फिर सोनम वांगचुक का, न ऐसे किसी और। ये आंदोलन प्योरली स्टूडेंट्स का है। तो इसलिए लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन मांग वहीं खड़ी रहेगी। और सीजेपी ने साफ ऐलान कर दिया कि उनकी मांग जो पहले दिन थी वो आज भी है और उससे पीछे वो हटेंगे नहीं। यानी जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा और जंतर मंतर इसी तरीके से गुलजार रहेगा। ये साफ कर दिया। लेकिन इसके बाद कुछ आपको बताऊं, इसी मुद्दे को लेकर अभिजीत दीपके ने क्या कहा था, मैं चाहता हूं एक बार आपको सुनाना, तो वो सुनिए। मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे। हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्तीफे से कम कुछ मंजूर ही नहीं है। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आपने सुना। अब इसके बाद हुआ ये कि एक तरफ सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन तोड़ा सरकार के भरोसे पर, दूसरी तरफ फिर जेपी नड्डा ने सीजेपी के लोगों से और स्टूडेंट्स के नुमाइंदों से कहा ये बात करते हैं, मसले का हल निकालते हैं। तो फिर सीजेपी और सरकार के बीच में आज बातचीत हुई और इस बातचीत की कड़ी बने जेपी नड्डा। इस बातचीत के दौरान सीजेपी ने अपनी तरफ से 3 मांग रखी। उन्होंने कहा कि ये 3 मांग जब तक मानी नहीं जाएगी, आगे कोई बातचीत नहीं बढ़ेगी। इनमें से पहली मांग थी वही जो 1 महीने से चली आ रही, बल्कि उससे ज़्यादा, कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी मांग थी कि नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक के बाद जिन बच्चों की मौत हुई, करीब 20 ऐसे बच्चे हैं, उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी मांग थी कि 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर हुआ और जिसमें बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसमें किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। इसके बाद होता यह है कि सरकार की तरफ से जेपी नड्डा 2 बातों पर तो भरोसा दे देते हैं, कहते हैं ठीक है, इस पर बातचीत हो सकती है, ये मांगे मानी जा सकती हैं। और वो 2 बात थी, एक 1-1 करोड़ का मुआवजा देने वाली बात, और दूसरी बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न लेने की बात। और ये दोनों बहुत बड़ी मांग नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन महीने भर से चल रहा है, सरकार भी परेशान है। 20 बच्चों की मौत हुई, अगर 1-1 करोड़ की मांग है तो कितने पैसे? 20 करोड़। सरकार के लिए 20 करोड़ क्या मायने रखता है? तो 20 करोड़ देकर सरकार इस आंदोलन से अपना पीछा छुड़ा सकती है। दूसरा ये कि बच्चों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो जो कुछ हुआ जंतर मंतर पर, उसमें भी ये बहुत है कि ठीक है भाई, कोई एक्शन नहीं, सारे एफआईआर क्रैश कर दो, किसी बच्चे के खिलाफ या स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी हो गया। तो ये 2 मांग कोई बहुत मुश्किल नहीं है जिसमें बातचीत फंस जाए। मामला फंस रहा है पहली और तीसरी मांग, यानी 3 मांगों में पहली, और वो है एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आज नड्डा के साथ बातचीत के दौरान साफ साफ कहा गया कि इन 3 में से एक भी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो ये जंतर मंतर खाली नहीं होगा, प्रोटेस्ट चलेगा और पूरे देश में चलेगा। तो जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के जो 2 लोग मिलने गए थे उनसे ये कहा है कि ठीक है, आपकी 2 मांग पे तो मैं खुद भरोसा दे रहा हूँ, तीसरी मांग यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर के रिजिग्नेशन की बात है, इस्तीफे की बात है, मैं सरकार से तक ये बात पहुँचाता हूँ और जो भी सरकार का फैसला होगा मैं आपको कल वापस आकर बताऊँगा। तो अब कल यानी सैटरडे को दोबारा ये बातचीत होगी और दोबारा मीटिंग होगी। अगर सरकार इस मांग को मान गई, यानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को, तो समझ लीजिए कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का कल आखिरी दिन होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इस मांग को नहीं माना गया, तो फिर यह प्रोटेस्ट लंबा चलेगा
और जिस तरीके से जैसे ऐसे दिन बीतते जा रहे हैं, ये इस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से ये बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है, लोगों की भीड़ बता रही है कम से कम, वो सरकार के लिए मतलब सुकून वाली बात नहीं है। और ये भी याद रखिए कि कल सैटरडे और परसों संडे है। दिल्ली में अब तक इस तरह के जो आंदोलन हुए हैं, अन्ना हजारे से इस बात का एहसास होता है, जो धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाता है। चूँकि इसमें छात्र जुड़े हुए हैं तो छात्र के साथ उनके पेरेंट्स, बाकी लोग भी जुड़ जाते हैं। सैटरडे संडे को सबसे ज़्यादा लोग जंतर मंतर की तरफ कूच करते हैं, क्योंकि छुट्टियां होती हैं और वो भी फिर से आंदोलन का पार्ट बनते हैं। पिछले सैटरडे संडे भी यही हाल था और कल फिर सैटरडे संडे है, तो अंदेशा यही है कि भीड़ और बढ़ जाएगी वीकेंड पर, सैटरडे और संडे को। और कल ही सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत होनी है। बातचीत हो गई तो ठीक, कामयाब नहीं हुई तो फिर ये लंबा चलेगा। अब सवाल ये है कि क्या सरकार के लिए मानना आसान होगा? तो बहुत सारे लोग, मेरी अपनी राय नहीं है क्योंकि मैं तो एक ठहरा क्राइम जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिसिस तो हूँ नहीं और ना इतनी जानकारी है राजनीति के बारे में, लेकिन जो लोग कह रहे हैं और जो मैं पढ़ लिख रहा हूँ उससे ये मैसेज आ रहा है कि सरकार को ये डर है कि अगर एक बार एक मंत्री के इस्तीफे की बात मान ली और उनके कहने पर इस्तीफा ले लिया तो शायद आगे जब भी ऐसा कुछ हो तो फिर हर मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी। तो कब तक उनकी मांग मानेंगे? मतलब एक बार शुरुआत हो गई तो हो गई, और यही डर सरकार को सता रही है। और इसी वजह से, वरना शायद एक मिनिस्टर का इस्तीफा इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन ये एक मुद्दा है कि एक बार मान लिया तो आगे क्या होगा। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कि वैसे भी कुछ वक्त से ये सरगर्मियां थीं एक तरह से कि सरकार मंत्रालय में फेरबदल करने वाली है, मिनिस्ट्री को एक्सपेंड करने वाली है, बहुत सारे मिनिस्टर बाहर जा सकते हैं, नए चेहरे अंदर आ सकते हैं। तो उसके नाम पर भी ये हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान को बाहर करके किसी नए को ले आया जाए। लेकिन तब सरकार ये मैसेज देगी कि ये तो हमारा रूटीन था, पहले से था, हमें मंत्रालय बदलनी ही थी, मंत्रियों में कुछ नए लोगों को लाना था, तो ये उसी का फेरबदल का नतीजा है। तो मामला कुल मिलाकर पेच फंसा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और जो हुआ कि प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे जिसमें पेपर लीक के जितने भी मुजरिम हैं उन्हें जल्द से जल्द सज़ा दिला जाएगी। लेकिन प्रोटेस्टर का कहना है कि हमारी मांग कुछ और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट का तो मतलब ये हुआ ना कि जब लीक हो गया उसके आगे का स्टेप है ये, तो लीक तो हो गया पेपर, अब उसको सज़ा दिलानी है। हम चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम हो कि पेपर ही लीक ना हो, तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। तो ये मामला है। और इसी बीच में एक और देखिए, वही कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चौतरफा आती है। एक और खबर आ गई। खबर ये कि 2024 में जब ऐसे ही एक पेपर लीकेज नीट का ही, जिसमें सबसे बड़े मास्टरमाइंड को पकड़ा था और सीबीआई को ये केस सौंपी गई थी। नाम है संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया, बिहार से, पटना से पकड़ा गया। और बहुत उस वक्त भी हंगामा हुआ था इस पेपर लीक को लेकर। फिर हुआ कि नहीं, हमने पकड़ लिया, अब तो हम सज़ा दिलाएंगे। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट नीट पेपर लीक करने वाले दोषियों को, गुनहगारों को कितना सज़ा दिला पाएगी, ये केस उसकी बानगी एग्जाम्पल है कि जिस संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया, सबसे बड़ा चेहरा, जिसको पकड़ा गया सीबीआई ने और कहा कि अब सब कुछ ठीक है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस संजीव मुखिया के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल ही नहीं कर पाई। चार्जशीट मतलब उसके खिलाफ जितने आरोप थे, और कानून कहता है कि अगर आपने चार्जशीट दाखिल ही नहीं की, उसके खिलाफ उसका नाम ही नहीं है, तो फिर तो वो जमानत का हकदार है, बाहर आ जाएगा। और वही हुआ। तो मतलब इतने बड़े एग्जाम का एक मास्टरमाइंड जिसको आपने पकड़ा 2024 में, उसके खिलाफ एक ऐसा सबूत नहीं ढूंढ पाई सीबीआई कि उसके चार्जशीट दाखिल करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सकें। चार्जशीट दाखिल ही नहीं हुई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बाद में हुआ है, जो अभी हाल में हुआ है, उस केस का अंजाम क्या होगा। खाली फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से मामला नहीं होगा। और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे कहा गया कि बनाया जाएगा और नीट पेपर के दोषियों को सज़ा दी जाएगी, ये भी एक आई वॉश है। ये याद रखिए कि पेपर लीक को हटाइए, मैं तो हीनियस क्राइम की बात कर रहा हूँ। निर्भया केस को ले लीजिए, बाकी और भी केस को ले लीजिए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग उठती है, आवाज उठती है, बना दिया जाता है। सरकार कहती है लो यार बना दो, मामला खत्म करो। और फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने में फैसला भी सुना देती है। निर्भया का केस पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 महीने में फैसला सुना दिया और सबको फांसी की सजा दे दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक धोखा है। वजह यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, उस फैसले को चैलेंज भी तो करेंगे जो हमारा सिस्टम है कानून का। कहां करेंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां है? मतलब फास्ट ट्रैक से तो आपने फास्ट फैसला निकाल लिया 2-4 महीने में, नीट पेपर में भी आप निकाल लेंगे, बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? जहां लाखों केस पहले से ही पेंडिंग है, बड़े बड़े केसेस हैं, वहां ये केस जाकर फिर कहीं गुम हो जाएगा, फिर वही लगेंगे 5, 10 साल, 12 साल। 9 महीने में जिस निर्भया का फैसला आ गया, उसके बाद आप देखिए ना, उसके गुनहगारों को फांसी दिलवाने में अगले 7-8 साल लग गए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वक्त लग गया। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से आप शुरुआती पहले फेज में तो आप मसला हल कर दोगे, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या करेंगे आप? वहां कहां से 2-4 महीने में आप फैसला दिलवा देंगे भाई? तो ये कोई हल ही नहीं है जब तक ओवरऑल ऊपर से नीचे तक सब टाइम फ्रेम के साथ ना हो पाए। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें कल पर हैं, क्योंकि कल मीटिंग है जेपी नड्डा साहब के साथ, और 3 मांग में पहली मांग पर हर एक की निगाहें, और वो है क्या एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा खुद से देंगे नैतिकता के आधार पर, या सरकार उसको इस्तीफा देने पर मजबूर करती है, या फिर छात्रों की बातों को दरकिनार कर सरकार कहती है कि भाई आप लोग जो करना है करते रहो, इस्तीफा नहीं होगा। फिर इसके बाद आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन दुआ यही है कि सब कुछ अच्छा हो, जो छात्र हैं उनकी भी मांगे मानी जाए और शांतिपूर्ण तरीके से सब वहाँ से निकलें, घरों को जाएं, और जो ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं वो भी इनकी बातें सुने। तो इस केस में लगातार जो भी धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में क्या हो रहा है, क्या होगा, आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।